स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भारतीय शिक्षा से संबंधित ही रहेगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा, अर्थात भारत में स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा की क्या व्यवस्था रही थी आधुनिक भारत में, कौन कौन सी कमेटियाँ गठित की गई थीं, कौन कौन से आयोग गठित किए गए थे, उनके बारे में आज हम शॉर्ट में सभी आयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एक बार मैं आपको सभी आयोगों को एक बार बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उस आयोग के बारे में बताऊँगा। आप उनको अपनी नोटबुक में नोट करना। देखिए, जो स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित जो आयोग बने थे और भारतीय शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा था, तो उनके बारे में हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ब्रिटिश सत्ता की बात करें तो उसमें चार्टर अधिनियम 1813 आया था। चार्टर अधिनियम 1813। इस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार प्रारंभ किया गया था तथा ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी, और जिसके परिणाम स्वरूप 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो 1817 में इस अधिनियम के तहत कौन से हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई, जो कि बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना तथा वर्ष 2010 में वही प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो इस अधिनियम का जो मुख्य जो उद्देश्य इसका परिणाम था, उसका कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। कब? 1817 में। इसके बाद मैकाले रिपोर्ट 1835। देखिए, 1835 में मैकाले की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले ने अपनी धर्मनिरपेक्ष एवं वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित इस पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति को लाने एवं सदियों पुरानी पूर्वाग्रहों से मुक्त एक शिक्षा प्रणाली भारत में लागू करने की अनुशंसा जाहिर की थी तथा अपने पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने के लिए मैकाले रिपोर्ट को बढ़ावा दिया गया था, जिससे औपनिवेशिक सरकार के निचले वर्ग के कर्मचारी मिल सकें, सरकार को निचले वर्ग से कर्मचारी मिल सके और ब्रिटिश सरकार का शासन आसान हो सके। तो इन सभी को देखने के लिए मैकाले ने अपनी 1835 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, और उसमें अपने जो तत्कालीन उस टाइम का गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बना दिया गया। तो 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाया गया। किसने? जब उस टाइम के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तथा सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया गया तथा 1837 ईस्वी में अंग्रेजी को सरकारी भाषा बनाया गया और सरकारी भाषा को सरकारी नौकरियों में भी अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद बोर्ड डिस्पैच 1854। बोर्ड डिस्पैच 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स बोर्ड की अध्यक्षता में भारत में उच्च शिक्षा के विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे चार्ल्स बोर्ड, और उनके नाम पर ही इस समिति को बोर्ड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस बोर्ड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस समिति ने भारतीय शिक्षा के लिए अनेक अनुशंसाएं जाहिर की थीं। सबसे पहली तो ये थी कि भारतीय जो सरकार है पाश्चात्य शिक्षा, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य आदि का प्रचार करे। तो इन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो शिक्षा है वो पश्चिमी देशों की शिक्षा का प्रसार करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा निचले स्तर के लिए मातृभाषा को प्रोत्साहन इसने दिया गया। प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए तथा उसके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल तथा संबंधित कॉलेज की भी स्थापना की जानी चाहिए। इसके बाद इसने सिफारिश की कि अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब देखिए, इस जो वुड डिस्पैच है इसने अध्यापक से प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का सुझाव दिया गया तथा इस डिस्पैच की अनुशंसा के आधार पर ही 1857 में ब्रिटिश भारत में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई तथा इस वुड डिस्पैच के अनुसार ही 1857 में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? चेन्नई। तो बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद आता है विश्वविद्यालय, यहाँ पे शिक्षा रह गया है, विश्वविद्यालय आयोग 1902। अब सुनिए, विश्वविद्यालय आयोग 1902 इसमें लॉर्ड कर्जन ने स्थापित विश्वविद्यालयों की स्थितियों को जानने, जांच करने तथा उन पर विचार करने के सुधार करने के लिए 27 जनवरी 1902 को थॉमस रेले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। अतः इस आयोग को इनके अध्यक्ष के नाम पर रेले कमीशन के नाम से भी इस आयोग को जाना जाता है। और इस आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की भी स्थापना की गई। इस आयोग के आधार पर क्या है? रेल कमीशन 1904 की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905। अब देखिए, इसमें वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। इसके साथ ही अन्य संस्थानों की स्थापना हुई, जिसमें से एक स्वतंत्रता के पश्चात जावदपुर विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ। श्री रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन। तो शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले पर स्थित है। यह एक शिक्षा का केंद्र है जिसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भाषाओं के साथ साथ भारतीय परंपरा एवं संस्कृति का भी प्रसार करना है। तो इसमें इस राष्ट्रीय परिषद के अनुसार रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। और शांति निकेतन का क्या उद्देश्य है कि भारतीय शिक्षा पर तो जोर दिया ही जाए, साथ साथ उसमें हमारी भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913।
ये फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी संकल्प पारित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें इसमें शामिल की गई थीं। इसमें देखिए, सबसे पहला तो यह है कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। प्रत्येक प्रांत में क्या है, एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण एवं माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के जारी रहने के कारण यह संकल्प क्रियान्वित नहीं हो सका। देखो, इन्होंने एक तो सभी राज्यों में क्या है कि एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, यह सिफारिश की, और विश्वविद्यालय, प्राथमिक, माध्यमिक आदि स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण पर भी इन्होंने महत्व दिया। लेकिन 1914 में क्या हो गया, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, जिसके कारण इस आयोग की नीतियों को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाना संभव नहीं हो पाया। अब इसके बाद आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। इस आयोग को हम सैडलर आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सैडलर, माइकल सैडलर। वर्ष 1917 में सरकार ने माइकल सैडलर के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, तथा इस आयोग ने प्रमुख रूप से निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की थीं, जो कि हम निम्न प्रकार से उनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली तो इनकी सिफारिश थी कि इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक की जाएं। दूसरा, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश किसने की है, तो किसने की है, सैडलर आयोग ने। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब देखिए, स्नातक स्तर पर 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति की नियुक्ति की जाए तथा एक अंतर विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। महिला शिक्षा पर बल दिया जाए तथा औद्योगिक एवं प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याओं विश्वविद्यालय द्वारा सुलझाई जाएं। तो इस प्रकार की इन्होंने विश्वविद्यालय से संबंधित अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग की अनुशंसा पर ही मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ एवं हैदराबाद में विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बना दिया गया। और देखिए, भारत सरकार का जो अधिनियम 1919 था, उसके अंतर्गत शिक्षा को राज्य का विषय बनाया गया तथा विश्वविद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी प्रांतों को दी गई। अब इसके बाद जो अगली समिति आती है हमारी, वो आती है हर्टांग समिति 1929। इस समिति का गठन कब किया गया, जैसा कि आगे सन दे रखी है, 1929 में। वर्ष 1929 में सरकार ने शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में, कौन से इसके अध्यक्ष, फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया तथा इस आयोग ने शिक्षा से संबंधित निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की। सबसे पहली तो इनकी जो सिफारिश थी वो थी प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को माध्यमिक स्कूल तक ही
की ही शिक्षा दी जाए। इसके बाद उन्हें औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो उसके योग्य हो। इन्होंने क्या बताया कि विश्वविद्यालय के जो को सुधारने के प्रयास किए जाएं और विश्वविद्यालय से संबंधित उन्हीं को शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसके लिए योग्य हों। समिति का आधार वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना। समिति के आधार पर वर्ष 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई, जो वर्तमान में भी अस्तित्व में है। अब इसके बाद वर्धा शिक्षा योजना 1937, ये किसकी थी? ये थी हमारे गांधी जी की। गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे लेख तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना के आधार पर मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई। कौन सी योजना प्रस्तुत की गई? वर्धा योजना। इस आयोग के आधार पर मुख्य रूप से निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं। एक तो सबसे पहली सिफारिश थी कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें। छात्र को उनकी रुचि के अनुरूप व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर दिया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह योजना लागू नहीं हो सकी। अब देखिए, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध चला था कब? 1934 से। तो इन्होंने जो अपनी योजना प्रस्तुत की थी उस टाइम पर क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस टाइम पर यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। इसके बाद सार्जेंट योजना 1944। वर्ष 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा पर एक योजना प्रस्तुत की। देखो, उनके नाम पर ही ये इस आयोग का गठन किया गया था। सर जॉन सार्जेंट। इन्होंने अपनी योजना के अंतर्गत प्रमुख रूप से निम्न सिफारिशें दी थीं। सबसे पहली सिफारिश थी इनकी, देश में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। दूसरी थी 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। एक ही वर्धा योजना में क्या था? 7 से 11 वर्ष, लेकिन इन्होंने सार्जेंट योजना के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की सिफारिश दी। अगला 11 से 17 वर्ष तक के छात्रों के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की गई। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के हों, विद्या विषयक एवं प्राविधिक एवं व्यावसायिक। इस प्रकार की जो उच्च विद्यालय हैं वो कितने प्रकार के बताए इन्होंने? 2 प्रकार के। पहला तो था विद्या विषयक और दूसरा था प्राविधिक। और व्यावसायिक। ये सिफारिश इन्होंने सार्जेंट योजना के अंतर्गत दी गई थी। तो प्रमुख रूप से अगर हम सभी की बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व जो शिक्षा की, भारतीय शिक्षा की बात करें तो चार्टर अधिनियम बना, मैकाले रिपोर्ट बनी 1835 में, वुड डिस्पैच बना 1854 में। इसके बाद हंटर आयोग आया 1882-83 में। विश्वविद्यालय आयोग आया 1902 में, जिसे रैली कमीशन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 में आया। इसके बाद
शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913 आया। हरटांग समिति आई 1929 में। उसके बाद वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी की आई 1937 में। इसके बाद सार्जेंट योजना 1944 में आई। तो अगर हम पूर्ण रूप से देखें तो शिक्षा पर भारत में विकास के लिए अनेक प्रयास किए गए थे और अनेक समितियों का निर्धारण किया गया था, जिन्होंने अपने आधार पर शिक्षा को अच्छा एवं सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अपनी सिफारिशें पेश की गई थीं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था स्वतंत्रता से पूर्व भारत में उच्च शिक्षा की प्रणाली। तो इसे आप एक दोबारा से पढ़ना और कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो और कमेंट करके उसमें अवगत कराना। धन्यवाद।